दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद तनावपूर्ण माहौल से, जहां युद्ध के बीच मार्क्वेस ऑफ वुआन के पास खबर पहुंचती है कि 2 महिला सैन्य चिकित्सक उनसे मिलना चाहती हैं। मार्क्वेस आदेश देते हैं कि उन्हें अंदर लाया जाए, लेकिन जैसे ही वह दोनों महिलाओं को देखते हैं, माहौल थोड़ा बदल जाता है। उनमें से एक खुद को अस्थायी रूप से शाही चिकित्सक बताती है और कहती है कि वह राजा की तरफ से सेना का हौसला बढ़ाने और घायल सैनिकों की मदद करने आई है। असल में वह वहाँ सिर्फ इलाज करने नहीं आई। उसे पता चला था कि मार्क्वेस ऑफ वुआन वू रिवर के पास एक पहाड़ी में फंस गए थे। इसी वजह से वह उनकी मदद करने वहाँ तक चली आई, लेकिन मार्क्वेस उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होते। वह उसे याद दिलाते हैं कि उसने अगरबत्ती चढ़ाने की रस्म के दौरान चुपके से बाहर निकलकर बहुत बड़ा जोखिम लिया था। वह साफ कहते हैं कि यह कोई खेल का मैदान नहीं बल्कि युद्ध का मैदान है। अगर उसकी एक छोटी सी गलती भी हो जाती तो नतीजा बहुत भयानक हो सकता था। वह महिला अपनी सफाई देते हुए कहती है कि वह एक भाग्यशाली और प्रतिष्ठित राजकुमारी है और उसके साथ सुअर कसाई दल भी था जिन्होंने उसकी मदद की थी। उन्हीं लोगों की वजह से वह घेराबंदी तोड़कर सुरक्षित निकल पाई। लेकिन तभी ऊपर चट्टान पर मौजूद सैनिक उन्हें देख लेते हैं। एक सैनिक चिल्लाता है कि चट्टान पर लोग हैं और तुरंत तीर चलाने का आदेश दिया जाता है। वह महिला और उसके साथी छिपने की कोशिश करते हैं। वह किसी का हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित जगह खींचती है। मार्क्वेस उसे समझाते हैं कि इस बार वह सिर्फ किस्मत की वजह से बच गई। अगर वह शी युए और उसके लोगों के हाथ लग जाती तो उसकी हालत बहुत खराब हो सकती थी। वह महिला भी इस बार अपनी गलती स्वीकार करती है। वह मानती है कि उसने जल्दबाजी की और खतरे के बारे में ठीक से नहीं सोचा। वह कहती है कि उसे जो सजा देनी हो दी जा सकती है। तभी एक सैनिक खबर लेकर आता है कि सैन्य सलाहकार उनसे सैन्य मामलों पर चर्चा करना चाहता है। यह सुनकर पता चलता है कि बात सिर्फ एक राजकुमारी के युद्ध शिविर में आने की नहीं है। इस पूरे मामले के पीछे एक बड़ी राजनीतिक और सैन्य कहानी भी चल रही है। मार्क्वेस उस महिला को एक अलग तंबू देने का आदेश देते हैं और शेची को कहते हैं कि इन शाही चिकित्सकों को वहां ले जाया जाए। साथ ही वह सैनिकों को निर्देश देते हैं कि राजकुमारी की सेवा के लिए कुछ अनुशासित सैनिक लगाए जाएं और उन असभ्य सैन्य लोगों को उससे दूर रखा जाए ताकि कोई उसे परेशान न करे। इसके बाद कहानी सीधे युद्ध शिविर में पहुंचती है। कैंप में सैनिक कई दिनों से खाने की कमी झेल रहे हैं, इसलिए जब उन्हें पता चलता है कि पिछली रात अनाज की खेप आई है तो सैनिक खुश हो जाते हैं। इसी बीच चांग्यू लगातार सैनिकों से एक नाम पूछ रही है, यान झेंग। वह एक एक सैनिक से पूछती है कि क्या उन्होंने यान झेंग नाम के सैनिक को देखा है। हर कोई जवाब देता है कि उसने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा। चांग्यू फिर यान झेंग का हुलिया बताती है। वह कहती है कि वह लिनान से है, लगभग इतनी लंबाई का है, उसकी आंखें बड़ी बादाम जैसी हैं और नाक पर एक तिल है। वह बताती है कि जब यान झेंग मुस्कुराता नहीं है तो थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन मुस्कुराने पर बिल्कुल भोला और मजेदार दिखाई देता है। लेकिन इतने बड़े सैन्य दल में किसी एक पैदल सैनिक को ढूंढना आसान नहीं है। वहाँ लगभग 1000 सैनिक मौजूद हैं और हर समय लोगों की आवाजाही होती रहती है। फिर भी वह महिला उम्मीद नहीं छोड़ती। उसे पहाड़ की तरफ जाते हुए एक बाज दिखाई दिया था जो संदेश लेकर आया था। उसे लगा कि शायद यान झेंग भी इसी इलाके में है। एक व्यक्ति उसे समझाता है कि उसका घर जमाई पति तो सिर्फ एक साधारण सैनिक है। इतने सारे सैनिकों के बीच किसी को उसका चेहरा याद रहना मुश्किल है, लेकिन वह महिला फिर भी यान झेंग को ढूंढने में लगी रहती है। रात में शे उसे परेशान देखकर पूछना है कि क्या वह अभी भी अपने घर जमाई पति के बारे में सोच रही है। वह डरते हुए कहती है कि उसे चिंता है कि कहीं यान झेंग युद्ध में मारा तो नहीं गया। तभी उसके साथी उसे समझाते हैं कि यान झेंग साधारण आदमी नहीं है। उन्हें याद आता है कि जब वे पहले उसके घर से कर्ज लेने गए थे तो वहाँ कुछ बुजुर्गों ने उन्हें बुरी तरह पीट दिया था। अब उन्हें समझ आया कि शायद यान झेंग ने ही कुछ ऐसा किया था। वे बताते हैं कि यान झेंग भी बहुत अच्छा योद्धा है। यहाँ तक कि मनवू जैसा ताकतवर आदमी भी कहता है कि जब उसने यान झेंग की आंखों में देखा था तो उसे डर महसूस हुआ था।
मजाक मजाक में सब लोग यान झेंग को मिस्टर यान कहने लगते हैं, लेकिन कोई उसे जीजा कहने की बात करता है। यही बात आगे एक मजेदार झगड़े में बदल जाती है। मनवू किसी को बहन कहता है और सामने वाला तुरंत नाराज हो जाता है। वह कहता है कि वह उसे बहन नहीं कहेगा, लेकिन बाकी लोग मजाक करते हुए कहते हैं कि उसने अभी अभी बहन कहा था। कुछ ही पलों में माहौल युद्ध की चिंता से निकलकर हल्की फुल्की नोक झोंक में बदल जाता है। लेकिन ज्यादा शोर होने पर एक व्यक्ति उन्हें डांट देता है। तभी घायल मार्क्विस ऑफ वुआन के बारे में पता चलता है। उन्हें चोट लगी हुई है और उनके सैनिक सुझाव देते हैं कि वे आराम करें, लेकिन मार्क्विस फिर भी सेना की स्थिति पर नजर बनाए रखते हैं। उधर शाही चिकित्सक अपने तंबू से बाहर निकलती है। शे उसे रोकता है और कहता है कि मार्क्विस के आदेश के अनुसार उसे अपने तंबू में ही रहना चाहिए। लेकिन वह महिला पूछती है कि क्या शिविर में बहुत से घायल सैनिक हैं। उसे बताया जाता है कि घायल सैनिक तो काफी हैं, लेकिन उनकी देखभाल की जा रही है। शाही चिकित्सक को तुरंत समझ आ जाता है कि असल समस्या डॉक्टरों और दवाइयों की कमी है। वह कहती है कि अगर घायल सैनिक हैं तो उसे उनका इलाज करने दिया जाए, लेकिन शे उसे रोकता है। वह कहता है कि ये सैनिक बहुत असभ्य है और उनके सामने अभद्र बातें कर सकते हैं। शाही चिकित्सक जवाब देती है कि क्या इंसानी जान से ज्यादा जरूरी ये औपचारिकताएं हैं? क्या वह अपने ही सैनिकों को दर्द में देखकर चुप रह सकती है? इसी दौरान वह एक घायल सैनिक की टांग देखती है और बताती है कि उसकी टूटी हुई हड्डी गलत तरीके से जोड़ी गई है। उसे दोबारा तोड़कर सही तरीके से जोड़ना पड़ेगा। सैनिक डर जाता है। वह कहता है कि अभी तो उसका इलाज करके पट्टी बांधी गई है और वह लगभग ठीक भी हो चुका है। शाही चिकित्सक सिर्फ देखकर उसकी स्थिति समझ जाती है। वह बताती है कि बाहर से लगाया गया मरहम केवल लक्षणों को दबा रहा है, असली समस्या को ठीक नहीं कर रहा। वह सड़ा हुआ मांस साफ करने, पुनर्जीवन चूर्ण लगाने और शुद्धिकरण का काढ़ा देने की बात करती है। एक सैनिक पूछता है कि पुनर्जीवन चूर्ण में क्या होता है। वह बताती है कि उसमें गैनोडर्मा और कुछ सामान्य जड़ी बूटियां होती हैं। सैनिक जिनसेंग के बारे में पूछते हैं, लेकिन शाही चिकित्सक साफ कहती है कि जिनसेंग शरीर में ज्यादा गर्मी पैदा करता है और इस परिस्थिति में सही नहीं है। सैनिकों को यह सुनकर चिंता होती है कि कहीं इतना महंगा इलाज उनकी जान से भी ज्यादा महंगा न पड़ जाए। शाही चिकित्सक मजाक में कहती है कि उनकी जिंदगी गैनोडर्मा से बचाने लायक भी नहीं, एक साधारण पेड़ की काफी होगी। सैनिक हंसने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे एक गंभीर सच्चाई है। सेना में दवाइयों की भारी कमी है। आम जड़ी बूटियां तक मुश्किल से मिल रही हैं और कीमती औषधीय सामग्री तो विलासिता बन चुकी है। इसके बाद कहानी फिर चांग्यू की तरफ मुड़ती है। चांग्यू के आसपास मौजूद लोग कहते हैं कि यान झेंग अच्छा योद्धा है और शायद वह दूसरे घायल सैनिकों जितना गंभीर रूप से घायल नहीं होगा। लेकिन चांग्यू की चिंता कम नहीं होती। वह सोचती है कि यान झेंग कहीं गंभीर रूप से घायल तो नहीं हो गया। उसी समय मिस्टर सन वहां पहुंचते हैं। चांग्यू उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। वह आखिरकार चांगनिंग से मिलती है और उसे गले लगा लेती है। चांगनिंग भी रोते हुए कहती है कि उसने अपनी बहन को बहुत याद किया था। फिर चांगनिंग जल्दी जल्दी बताने लगती है कि लिनान में क्या हुआ था। वह बताती है कि एक खलनायक आया था और कई लोगों को मार डाला। बावर के बारे में भी वह बताती है। वह कहती है कि फेरी बहन को एक सफेद बालों वाला बड़ा खलनायक अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन जीजाजी ने उस खलनायक से लड़कर उसकी जान बचाई और इसी लड़ाई में जीजाजी घायल हो गए। यह सुनते ही चांग्यू की चिंता और बढ़ जाती है। वह तुरंत पूछती है कि यान झेंग कहाँ है और कब देखा गया था। मिस्टर सन जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक युद्ध शिविर में घायल सैनिकों को लाया जाने लगता है। एक साथ कई सैनिक घायल हो चुके हैं क्योंकि दुश्मन की एक छोटी टुकड़ी ने पहाड़ पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वे सेना के घात क्षेत्र में फंस गए। दुश्मन के आधे सैनिक मारे गए, मगर उनकी तरफ से भी कई लोग घायल हुए। तभी एक महत्वपूर्ण राज खुलता है। मिस्टर सन असल में साधारण आदमी नहीं है। वह बताता है कि सन जिन सिर्फ उसका छद्म नाम है। उसका असली नाम गोंग सुन इन है और वह शे सेना का सैन्य सलाहकार है।
लेकिन इस समय ज्यादा बात करने का समय नहीं है, क्योंकि मार्क्वेस ऑफ वुआन ने पूरी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया है। गोंगसुन यिन को तुरंत सैन्य मामलों के लिए जाना पड़ता है। चांग्यू वहीं रुककर घायल सैनिकों की मदद करने का फैसला करती है। उसे पता है कि उसने कभी यान झिंग का इलाज किया था और उसे जड़ी बूटियों की अच्छी जानकारी है। उधर चांगनिंग अभी भी यान झिंग के बारे में सोच रही है। वह पूछती है कि क्या बावर की जान खतरे में है। चांग्यू उसे दिलासा देती है। वह कहती है कि वे दोनों बहुत समझदार हैं और जब वे यान झेंग को ढूंढ लेंगे तो सब मिलकर पहाड़ से नीचे जाकर उन्हें बचाएंगे। इसी बीच शाही चिकित्सक द्वारा तैयार की गई दवाइयों की चर्चा होती है। पता चलता है कि उसने कई दवाइयां खुद चख कर तैयार की है ताकि घायल सैनिकों के लिए सही दवा चुनी जा सके। शिविर में जड़ी बूटियों की कमी है, इसलिए सैनिकों ने पहाड़ों से भी जड़ी बूटियां इकट्ठी की हैं। चांग्यू की मुलाकात एक महिला से होती है जिसका नाम क्यू बेहोलेन है। चांग्यू को पहले यह नाम थोड़ा अजीब लगता है। बाद में पता चलता है कि क्यू बेहोलेन वही शाही चिकित्सक है, लेकिन उसकी असली पहचान उससे छिपी हुई है। चांगनिंग भी उसे देखकर पूछती है कि वह यहाँ क्यों आई है। चांग्यू बताती है कि उसका पति यान झेंग उसे बचाकर यहाँ लाया था और इसी वजह से वह भी उसके पीछे पीछे यहाँ आ गई। चांगनिंग खुशी से यान झेंग की ताकत की तारीफ करती है और कहती है कि उसने बहुत सारे खलनायकों को अकेले हरा दिया। वह यहाँ तक कह देती है कि यान झेंग मार्क्वेस ऑफ वुआन से भी ज्यादा ताकतवर है। चांग्यू हंसकर उसकी बात को नकार देती है। वह कहती है कि अगर यान झेंग इतना ही ताकतवर होता तो वह उससे शादी करके उसके घर में नहीं रहता। उधर चांग्यू सैनिकों के बीच जाकर दवाइयाँ बांटती है। वह हर घायल सैनिक का नाम पूछकर उसकी दवा देती है और बताती है कि दवा कितनी बार लेनी है। इसी दौरान एक सैनिक की पुरानी चोट खुल जाती है और उसे तुरंत चिकित्सक बेहोलिन को बुलाने के लिए कहा जाता है। और तभी कहानी का सबसे भावुक मोड़ आता है। चांग्यू आखिरकार यान झेंग को देख लेती है। वह उसे देखते ही कहती है कि उसने उसे ढूंढने में बहुत समय लगा दिया। यान झेंग उसे देखकर हैरान रह जाता है। वह पूछना है कि वह यहाँ क्यों आई है। चांग्यू कहती है कि वह उसे ढूंढने आई है। वह तुरंत उसकी चोट के बारे में पूछती है। क्या चोट हड्डी तक पहुँची है? क्या डॉक्टर ने कुछ गंभीर बताया? यान झेंग उसे समझाता है कि चोट मामूली है और उसके अंदरूनी अंग बिल्कुल सुरक्षित हैं। वह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन चांग्यू की चिंता इतनी गहरी है कि वह कहती है कि अगर यान झेंग घायल होकर अपाहिज भी हो गया तो भी वह उसे अपने साथ घर ले जाएगी। वह कहती है कि वह सुअर काटने का काम करके दोनों का पेट पाल सकती है। पास खड़े सैनिक चांग्यू की बात सुनकर मजाक करते हैं और कहते हैं कि यान झेंग कितना भाग्यशाली है कि इतनी खूबसूरत लड़की उसे ढूंढने के लिए इतनी दूर तक आई। यान झेंग भी उसे समझता है। वह जानता है कि चांग्यू उसे लेकर बहुत परेशान थी। कुछ समय बाद दोनों को अकेले में बात करने का मौका मिलता है। चांग्यू उसकी चोट देखती है और पूछती है कि क्या दर्द हो रहा है। यान झेंग कहता है कि जब चांग्यू उसके साथ होती है तो उसे दर्द महसूस नहीं होता। यह छोटा सा संवाद दोनों के रिश्ते की गहराई दिखाता है। इतने खतरे, गलतफहमियों और दूरी के बावजूद दोनों के बीच का रिश्ता अभी भी मजबूत है। इसके बाद एक और बड़ा रहस्य सामने आता है। चांग्यू को पता चलता है कि जिस शाही चिकित्सक से वह मिली थी वह वास्तव में क्यू बेहोलेन है। वह यान झेंग की चोट ठीक करने की कोशिश कर रही है और कहती है कि सेना में दवाइयों, मांस और नमक की कमी की वजह से उसकी चोट धीरे धीरे भर रही है। वह उसके लिए सही जड़ी बूटी खोजने का वादा करती है। फिर कहानी राजमहल की राजनीति की तरफ मुड़ती है। हेडमास्टर गोंगसुन की मुलाकात शाही चिकित्सक से होती है। वह तुरंत समझ जाता है कि यह महिला साधारण शाही चिकित्सक नहीं है। वह जानता है कि वह वास्तव में राजकुमारी है। वह चिंता करता है कि अगर कंसोर्ट डोवेजर ऑन को पता चला कि राजकुमारी यहाँ युद्ध क्षेत्र में आई है तो वह बहुत परेशान होंगी। लेकिन राजकुमारी साफ कहती है कि वह हमेशा महल की सीमाओं में बंद रहकर छोटे मोटे काम करने के लिए पैदा नहीं हुई। वह युद्ध के मैदान में आकर खुद को साबित करना चाहती है।
वह कहती है कि अगर मार्क्वेस ऑफ वुआन और हेडमास्टर गोंगसुन यहाँ आकर विद्रोह दबाकर नाम कमा सकते हैं तो वह भी अपनी जिंदगी में किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम कर सकती है। इसी दौरान उसे नया पंखा दिया जाता है और बातचीत रुक जाती है। इसके बाद चांग्यू यान झेंग के तंबू में वापस आती है। वह कहती है कि वह अपने पति को नहलाकर उसकी पट्टी बदलना चाहती है। सैनिक उसे पहचानते नहीं, लेकिन वह उन्हें बताती है कि वे यान झेंग के साथी सैनिक हैं। वह उनका धन्यवाद करती है कि उन्होंने उसके पति का ध्यान रखा। जब बाकी लोग बाहर चले जाते हैं तो चांग्यू और यान झेंग के बीच एक बेहद भावुक बातचीत होती है। चांग्यू कहती है कि उसे पहले ही यान झेंग के साथ तलाक का समझौता कर लेना चाहिए था। यान झेंग हैरान होकर पूछना है कि क्या वह सच में उससे तलाक चाहती है। चांग्यू तुरंत कहती है वह उसे कभी तलाक नहीं देगी। फिर वह बताती है कि उसे लगता था कि उसकी वजह से यान झेंग को सेना में जबरदस्ती भेज दिया गया। अगर उन्होंने पहले ही तलाक का समझौता कर लिया होता तो शायद सैनिक उसे पकड़कर युद्ध में नहीं ले जाते और वह घायल भी नहीं होता। चांग्यू बताती है कि मिस्टर झाओ ने उसे समझाया था कि अपनी जिंदगी के सारे अधूरे काम पूरे कर लेने चाहिए, इसलिए उसने रास्ते में ही फैसला कर लिया था अगर यान झेंग जिंदा मिला तो वह उसे घर ले जाएगी और अगर वह मर चुका होगा तो वह उसका शरीर लेकर आएगी। वह हर त्योहार और छुट्टी पर उसके लिए कागजी पैसे जलाएगी। यान झेंग उसकी बातें सुनकर भावुक हो जाता है। वह अपनी पिछली गलती के लिए माफी मांगता है। चांग्यू कहती है कि उसने उसे बहुत पहले ही माफ कर दिया था। दोनों के बीच यह पल उनके रिश्ते को एक नई मजबूती देता है, लेकिन तभी मिस्टर सन वहां पहुंच जाती हैं। वह यान झेंग और चांग्यू को साथ देखकर असहज हो जाती है और माफी मांगकर जाने लगती है। यान झेंग उसे रुकने के लिए कहता है। मिसेज फैन पानी बदलने की बात करती है और दोनों के बीच एक अजीब सी स्थिति बन जाती है। बाद में पता चलता है कि गोंगसुन यिन एक बहुत गंभीर चेतावनी देने आया है। वह यान झेंग को बताता है कि सुई युआनछिंग ने उसे मिसेज फैन की छोटी बहन के जरिए धमकाने की कोशिश की थी और अगर मिसेज फैन की असली पहचान प्रधानमंत्री वेई तक पहुंच गई तो स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है। इसलिए आज जो कुछ हुआ है उसे पूरी तरह गुप्त रखना जरूरी है। शे परिवार के पहरेदारों को पता है कि राज कैसे छिपाकर रखना है। मोर्चे पर मौजूद सैनिकों को भी यान झेंग की असली पहचान का पता नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना मालूम है कि मिसेज फैन ने अपने लापता पति को सैन्य शिविर में ढूंढ लिया है। अंत में यान झेंग कहता है कि शायद उसे चांग्यू से अलग तंबू में रहना चाहिए ताकि उसकी असली पहचान सामने न आए। लेकिन गोंगसुन यिन उसे एक सीधा सवाल पूछता है, आखिर वह चांग्यू को सच कब बताएगा। यान झेंग जवाब देता है कि वह सही समय आने पर सब कुछ बताएगा। लेकिन गोंगसुन यिन उसे याद दिलाता है कि चांग्यू ने अपने पति को ढूंढने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। वह युद्ध के मैदान तक पहुंच गई सिर्फ इसलिए क्योंकि वह यान झेंग से प्यार करती है और उसे बचाना चाहती है। इसलिए वह सच जानने की हकदार है। और यहीं एपिसोड 24 एक बड़े सवाल के साथ खत्म होता है। यान झेंग आखिर चांग्यू को अपनी असली पहचान कब बताएगा? क्या चांग्यू को पता चलेगा कि उसका साधारण सा दिखने वाला पति वास्तव में कितना बड़ा रहस्य छिपाए हुए है? क्या यान झेंग अपनी पत्नी को इस खतरनाक राजनीतिक खेल से बचा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मिसेज फैन की असली पहचान प्रधानमंत्री वेई तक पहुंच जाएगी? इन सभी सवालों का जवाब आगे की कहानी में मिलेगा। अगर आपको यह एपिसोड व्याख्या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है। क्या चांग्यू को यान झेंग की असली पहचान खुद पता चलेगी या यान झेंग उसे खुद सच बताएगा?